Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in the previous lecture, we have discussed the principle of estoppel, section 121 to 123. In this particular lecture, we will discuss kinds of estoppel. तो आज के लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ एस्टोपल डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से टाइप्स है एस्टोपल के। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे, काइंड्स ऑफ एस्टोपल हम डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एस्टोपल में वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द टाइप्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ एस्टोपल, पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एस्टोपल क्या है, उसके प्रिंसिपल्स कैसे है, कब कब प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल लागू होगा वो डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस प्लेलिस्ट को अगर आप क्लिक करोगे तो सारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एस्टोपल इज एस्टोपल बाय जजमेंट। देखिए, if the court has given the judgment, the parties, their representatives, all are bound by that decision. So whenever the court pass the judgment, that judgment will bound all the parties to the suit as well as the representative of the parties. तो जब कभी भी कोई कोर्ट जजमेंट पास करता है तो वो जजमेंट जिन पार्टीज के बीच में पास किया हुआ है वो दोनों पार्टीज को बाध्य रहता है, दोनों को बंधनकारक रहता है, प्लस उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन पर भी वो बाउंड रहता है वो डिसीजन जो कोर्ट ने पास किया हुआ है। द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल स्टॉप द पार्टीज टू रेज अनदर सूट इन द सेम मैटर आफ्टर द डिसीजन हैज बीन मेड बाय द कोर्ट। सपोज इफ द कोर्ट हैज successfully decided the matter and after deciding that matter, after passing the judgment, the same parties cannot raise the same claim before the same court of law. And under such a circumstances, if the same parties raise the same claim before the same court, principle of estoppel will be applicable and the parties will be stopped from that particular suit, and that एस्टोपल इज नोन एज एस्टोपल बाय जजमेंट। तो जब कभी भी कोर्ट, सपोज मेरे और आपके बीच में कोई केस था, कोर्ट ने वो केस को डिसाइड कर दिया सक्सेसफुली, आपके फेवर में वो केस डिसाइड हो गया, फिर से मैं वही कोर्ट में अगर सूट फाइल करूंगा तो कोर्ट मुझे स्टॉप कर देगा, एस्टोपल बाय जजमेंट मेरे पर लागू हो जाएगा और कोर्ट ये कहेगा कि हमने इस मैटर को ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। तो एस्टोपल बाय जजमेंट मतलब प्रीवियस जजमेंट पास है तो सेकंड सूट उसी कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता है। एस्टोपल बाय जजमेंट विल बी एप्लीकेबल अंडर सच अ सर्कमस्टांसेस। देखिए, इफ पॉल हैज बीन हेल्ड लायबल इन द सूट ऑफ नेग्लिजेंस, पॉल को सूट ऑफ नेग्लिजेंस में लायबल ठहराया गया, देन नाइदर पॉल नॉर हिज रिप्रेजेंटेटिव नरेश नॉर हिज एग्जीक्यूटर राम वुड बी अलाउड टू रेज अ सूट अगेन इन द सेम मैटर। पॉल के अगेंस्ट में केस डिसाइड हो गया वाला है नेग्लिजेंस में, ना तो पॉल, ना तो नरेश उसका रिप्रेजेंटेटिव, ना तो राम उसका एग्जीक्यूटर, ये कोई भी कोर्ट में दोबारा उसी क्लेम को लेकर नहीं जा सकते हैं। एस्टोपल बाय जजमेंट विल बी एप्लीकेबल अंडर सच अ सर्कमस्टांसेस। पार्टीज आर स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो अंडर द डॉक्ट्रिन। तो क्या ये एस्टोपल बाय जजमेंट कहलाएगा। एस्टोपल बाय डीड, देखिए, it is the concept where two parties enter into an agreement by way of a deed as to certain facts. If there is an agreement between the parties relating to a particular deed, so this implies that neither he nor his representative or any person claiming under him can deny the facts mentioned and agreed in the deed. Suppose whatever the terms and condition mentioned in the agreement by way of deed, then that terms and condition will be applicable to both the parties. Neither the parties nor their representative deny the fact mentioned or agreed in the deed. So whatever the fact mentioned in the deed, that fact cannot be denied and they will be stopped from doing so, and that is called estoppel by deed. So it is the concept where two parties enter into an agreement by way of deed as to certain facts. उन्होंने क्या किया, एक अग्रीमेंट किया, एक डीड बनाए एक आधे फैक्ट को लेकर, तो बाद में उससे उलट फैक्ट वो क्लेम नहीं कर सकते हैं
स्टॉपल बाय डीड एप्लीकेबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। देखिए, इन एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रीतम एंड मयूर, यहां पर प्रीतम और मयूर के बीच में एग्रीमेंट था। एन आर्बिट्रेशन क्लॉज नेमिंग संजय एज एन आर्बिट्रेटर वॉज इनकॉर्पोरेटेड। अब वो जो भी एग्रीमेंट हुआ था प्रीतम और मयूर के बीच में, उस एग्रीमेंट में क्या करे उन्होंने, एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाले कि जब कभी भी आर्बिट्रेशन की बात आएगी, जब कभी भी कोई तड़जोड़ की बात आएगी, तो आर्बिट्रेटर का रोल कौन प्ले करेगा, संजय रोल प्ले करेगा आर्बिट्रेटर का। ये दोनों ने एग्रीमेंट में आपने लिखा था कि जब कभी भी आर्बिट्रेशन की बात आएगी तो आर्बिट्रेटर कौन रहेगा, संजय। आफ्टर द डिस्प्यूट अराइजेस प्रीतम ऑब्जेक्ट द आर्बिट्रेशन क्लॉज। जब प्रीतम के और मयूर के बीच में डिस्प्यूट हो गया उस एग्रीमेंट को लेकर, तो प्रीतम ने ऑब्जेक्शन लिया आर्बिट्रेशन क्लॉज पे और उसका कहना यह था कि नहीं, संजय आर्बिट्रेटर नहीं रहेगा। अब प्रीतम्स ऑब्जेक्शन कैन नॉट सक्सीड बीइंग ही इज स्टॉप्ड बाय द स्टॉपल बाय डीड। तो यहां पर प्रीतम का जो ऑब्जेक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सो एंड दैट स्टॉपल इज नोन एज अ स्टॉपल बाय डीड, क्योंकि डीड में ऑलरेडी संजय का नाम एज अ आर्बिट्रेटर इनकॉर्पोरेट किया गया है दोनों के एग्रीमेंट से, दोनों के सहमति से। तो प्रीतम बाद में चलकर आर्बिट्रेशन क्लॉज को चैलेंज नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल लागू होगा और इस स्टॉपल को हम कहेंगे स्टॉपल बाय डीड। नेक्स्ट काइंड इज Stoppel by pious or stoppel by conduct. Stoppel by conduct means when a person through agreement, misrepresentation or negligence makes the other person believe in certain things upon which the other person had taken some action causing a change in their current situation. Stoppel by conduct means when a person through agreement, मिसरिप्रेजेंटेशन और नेग्लिजेंस मेक द अदर पर्सन बिलीव अ सर्टेन थिंग्स। अगर कोई पर्सन अपने कंडक्ट से या एग्रीमेंट से या मिसरिप्रेजेंटेशन से किसी पर्सन को कोई चीज पर भरोसा करने के लायक बनाता है, अपॉन विच द अदर पर्सन हैड टेकन सम एक्शन कॉजिंग अ चेंज इन देयर करंट सिचुएशन, और उन्होंने उस पर कुछ एक्शन लिया जिससे उनकी करंट सिचुएशन चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल देखिए, देन द फर्स्ट पर्सन कैन नॉट डिनाई द वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय हिम इन द लेटर स्टेज। तो जो पहला पर्सन है वो ये नहीं कह सकता है कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट सही नहीं था। समझ रहे हो, सही था इसलिए सामने वाले पर्सन ने उस पर एक्ट किया। बाद में चलकर स्टेटमेंट देने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला ये नहीं कह सकता है कि मेरा स्टेटमेंट सही नहीं था। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल विल बी एप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल, वेयर द ग्रांट इन फेवर ऑफ द हाईएस्ट बिडर इन एन ऑक्शन वाज कैंसल्ड एंड अ सेकंड ऑक्शन वाज हेल्ड। यहां पर क्या था, एक ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन में जो हाईएस्ट बिडर था, और होता क्या है नॉर्मली ऑक्शन में जो हाईएस्ट बिडर रहता है उसके फेवर में ऑक्शन डिसाइड होता है। तो यहां पर वेयर द ग्रांट इन फेवर ऑफ द हाईएस्ट बिडर इन ऑक्शन वाज कैंसल्ड, जो हाईएस्ट बिडर था तो बीड देने वाला वो ऑक्शन को उन्होंने कैंसिल कर दिए, एंड सेकंड ऑक्शन वाज हेल्ड, और दूसरा ऑक्शन उन्होंने क्या किया, हेल्ड किया, इन विच द प्रीवियस हाईएस्ट बिडर पार्टिसिपेटेड। और जो दूसरी बिड हुई, दूसरा ऑक्शन हुआ, उसमें जो प्रीवियस ऑक्शन का हाईएस्ट बिडर था उसने भी पार्टिसिपेट किया। ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द अर्लियर ऑक्शन इन हिज फेवर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब जैसा ही उसने दूसरे ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया प्रीवियस ऑक्शन के हाईएस्ट बिडर ने, अब जैसा उसने पार्टिसिपेट किया दूसरे ऑक्शन में, अब वो पहले ऑक्शन के वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है। ही विल बी स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो, क्योंकि दूसरे ऑक्शन में उसने पार्टिसिपेट करने का मतलब ये होता है कि उसका कंडक्ट ये बता रहा है कि पहले ऑक्शन जो कैंसिल किए वो उसको एक्सेप्ट है। तो अब जब दूसरे ऑक्शन में उसने पार्टिसिपेट किया, पहले ऑक्शन को अगर वो कैंसिल चैलेंज करेगा उसके वैलिडिटी को, he will be stopped from doing so and that stoppel is known as a stoppel by pious or stoppel by conduct, क्योंकि उसका कंडक्ट, हाँ अगर वो दूसरे ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो वो चैलेंज कर सकता था पहले ऑक्शन के वैलिडिटी को। बात ध्यान में रखिए। फोर्थ टाइप इज स्टॉपल बाय इलेक्शन, where a person has the choice of two rights, either of which he is at liberty to adopt but not both, and if he adopts one he cannot afterward asserts the other. If there is a choice before the person, then he can select either this one or this one, and at that particular time he is at liberty to choose any one of them, but he cannot choose both. And if he choose this one,
इफ यू चूज वन लेटर ऑन ही कैनॉट एक्सेप्ट द अदर। बात ध्यान में रखें, अगर किसी पर्सन के पास चॉइस है कि दो में से किसी एक को चुने, और अगर वो एक को चुनता है तो बाद में चल के दूसरे को वो चुन नहीं सकता। ही विल बी स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो। कि अगर मेरे पास दो चॉइस है, मैंने एक को चुना, इसमें नाकाम रहेगा, फिर मैं दूसरे को क्लेम करूंगा, नहीं कर सकता। जैसा मैं दूसरे क्लेम करूंगा स्टॉपल लागू हो जाएगा, स्टॉपल बाय इलेक्शन। When a man has an option to choose one or the other of the two inconsistent things, when he has made his election, it cannot be retracted. दो इनकंसिस्टेंट चीज है, दो एक दूसरे से उलट चीज है, दोनों में से एक चूज करने की है, एक चूज कर लिया पर्सन ने, तो बाद में वो अपने इलेक्शन को रिट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता नहीं आप मुझे ये नहीं ये चाहिए। ही विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग सो। देखिए मोहम्मद कुतुबुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, इस केस में क्या हुआ था? इट हैज बीन हेल्ड दैट वेयर देयर वाज अ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। यहां पर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हुई क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट ने ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे सर्विस नहीं करनी है। He cannot challenge the order as invalid on the ground that it was made under a non-existing rule, as he once elected his choice to have his service terminated. अब दोबारा वो अपने ही डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता है। वो ये नहीं कर सकता है कि ऐसा मेरा जो टर्मिनेशन हुआ वो नॉन एग्जिस्टिंग रूल के तहत हुआ। अगर उसने एक बार इलेक्ट कर दिया, क्योंकि उस पर बाइंडिंग नहीं था, उसके पास चॉइस थी, वो सर्विस को कंटिन्यू भी कर सकता था या वो टर्मिनेट कर सकता था खुद की सर्विस को, तो उसने टर्मिनेट करने का इलेक्शन किया। बाद में चल के वो ये नहीं कह सकता कि मुझे सर्विस कंटिन्यू करनी है, वो किसी भी रूल को चैलेंज नहीं कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल विल बी एप्लीकेबल अंडर सच सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट टाइप इज स्टॉपल बाय बेनामी ट्रांजैक्शन। देखिए, व्हेन द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी क्लोथ्स अ थर्ड पर्सन विद द अपरेंट ओनरशिप and a right of disposition, not merely by transferring it to him but also by admitting that the transferee has paid him the consideration for it. Suppose इस स्टॉपल ऑन बेनामी ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि बेनामी ट्रांजैक्शन ऐसा होता है कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के नाम पर प्रॉपर्टी परचेस करता है। अब एक आधा पर्सन, सपोज मैंने किसी के नाम पर प्रॉपर्टी परचेस किया और मैंने ये बताया, या मैंने किसी के नाम पर प्रॉपर्टी किया और मैंने ये बताया कि मैंने उसके नाम पर प्रॉपर्टी किया और उसके लिए मुझे कंसिडरेशन मिला और इसलिए मैंने ट्रांसफर किया। समझ रहे हो कि मुझे पैसे मिले इसलिए मैंने उसको प्रॉपर्टी उसके नाम पे की है, लाइक दैट। अगर मैं ऐसा कहता हूं, he will be stopped from asserting his title as against a person to whom such third party has disposed of the property and who has taken it in good faith and for value. अब इस सिचुएशन में अगर वो पर्सन जिसको मैंने बेनामी ट्रांजैक्शन, सपोज मैंने ये कहकर उसको प्रॉपर्टी दिया कि मुझे उसके बदले में पैसा मिल चुका है, अब वो पर्सन किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी बेचेगा तो मैं उस पर्सन के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये डिक्लेरेशन दे चुका था कि मैंने वो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर दिया और उसके चलते मुझे पैसे मिले, तो ये ट्रांसफर सक्सेसफुल हो गया। बाद में चल के मैं उसके टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता हूं। आई विल बी स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो एंड दैट स्टॉपल इज नोन एज ए by Benami transaction. So these are the particular types of estoppel which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.